खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई चाहकर भी आपको आपके लक्ष्य से दूर ना कर सके। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 48 पार्ट है। इससे पहले हमने 47 पार्ट कंप्लीट करा दिए। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है वह हमारा नंदलाल बोस से संबंधित है। नंदलाल बोस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने उन सभी को इस वीडियो में इंक्लूड किया है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो स्किप ना करें क्योंकि वीडियो हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्जाम की पर्पज से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दो, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर फ्रेंड्स हम नंदलाल बोस के जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था सन 1882 में हवेली खड़गपुर गांव के जिला मुंगेर में बिहार राज्य में हुआ था। तो ये चीज़ याद रखना, इनका जो जन्म हुआ था अगर राज्य की बात करें तो बिहार में हुआ था, अगर जिले की बात करें तो मुंगेर में हुआ था, अगर गांव की बात करें तो हवेली खड़गपुर में हुआ था, अगर सन की बात करें सन 1882 में हुआ था, अगर दिन की बात करें तो 3 दिसंबर को हुआ था। तो ये चीज़ भी याद रखना है, इनका जो जन्म हुआ था 3 दिसंबर को हुआ था। इनके जन्म के बारे में आप जरूर याद रखना क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ये वाला। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर इनकी क्षेत्र की बात करें कि जो नंदलाल बोस थे किस क्षेत्र से संबंधित थे तो ये एक प्रमुख चित्रकार थे, ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स इनके हम माता पिता की बात करें तो इनकी माताजी का जो नाम था वो छेमड़ी था और पिताजी का नाम जो था वह पूर्णचंद बोस था। तो ये चीज़ याद रखना, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है। अगर इनके पिताजी की बात करें कि जो पिताजी थे पूर्णचंद बोस वह किस पेशे से क्या थे, यानी कि वह किस कार्य में विस्तृत थे, तो वह एक जिला मुंगेर जो इनका गाँव था वहाँ की हवेली खड़गपुर के तहसील के दीवान थे। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनके बारे में बात करें कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो नंदलाल बोस थे वह कितनी वर्ष की आयु के थे तब उनकी माता का निधन हो गया था, तो ये मात्र 8 वर्ष के थे जब इनकी माताजी का निधन हो गया था। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो अवनी बाबू जो थे उन्होंने अपनी आत्मकथा, उनकी आत्मकथा का नाम क्या था, जोड़ा साकोधारा में नंदलाल बोस के किस चित्र की प्रशंसा की थी, तो उसमें उमा की तपस्या जो चित्र था उस चित्र की प्रशंसा बहुत की थी किसने, अवनी बाबू ने, जो कि इनके नंदलाल बोस के गुरु थे। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो नंदलाल बोस ने शुरुआती काम किस रूप में सीखा था, तो यानी कि शुरुआत जो की थी जिस समय इन्होंने तो वह मॉडलिंग में की थी। ये चीज़ याद रखने का। नेक्स्ट हमारा कि शांति निकेतन में किस कलाकार को मास्टर मोसी के नाम से पुकारा जाता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो ये नंदलाल बोस को ही जाना जाता है मास्टर मोसे के नाम से। ये वाला क्वेश्चन भी आता है कि मास्टर मोसे कौन है, तो वो नंदलाल बोस हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो नंदलाल बोस ने सिस्टर निवेदिता कौन थी, जो कि अवनी बाबू की सिस्टर थी, उनकी किस पुस्तक के चित्रों की साज सज्जा की थी, या फिर ये वाला क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि अवनींद्र नाथ की जो बहन थी निवेदिता, उनकी पुस्तक इंडियन माइथ ऑफ हिंदू एंड बौद्ध नामक जो पुस्तक थी उसके लिए जो साज सज्जा का जो चित्रण किया था वो किस कलाकार के द्वारा किया गया था, तो वह नंदलाल बोस के द्वारा किया गया था। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो नंदलाल बोस को भारत सरकार ने पद्म विभूषण से जो सम्मान दिया था वो कब सम्मानित किया गया था, तो सन 1954 में किया था। तो ये चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि सन 1916 में नंदलाल बोस ने किस जापानी चित्रकार से जापानी स्याही पेंटिंग की तकनीक सीखी थी, तो वे कौन थे, अराई कैम्पोन। तो ये चीज़ भी याद रखना, कब सीखी थी, सन 1916 में। कि ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि जब किसी कला से संबंधित उन्होंने अध्ययन किया होता है तो उसके बारे में कहाँ से की, कब की। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि नंदलाल बोस ने हरिपुरा पोस्ट चित्र जो कि 1937 में बनाए थे, बनाने के लिए कौन सी चित्रण तकनीक अपनाई थी, तो वो कौन सी थी, कागज़ पर टेम्परा विधि से बनाई थी। या फिर ये इसका सन भी पूछ लिया जाएगा, तो कब बनाए थे वो, 1937 में। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो शांति निकेतन की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है, यानी कि शांति निकेतन के अंदर 3 कलाकारों को त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन कौन से कलाकार हैं, नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी और रामकिंकर बेस। तो ये चीज़ याद रखना, इनमें से किसी भी कलाकार का नाम, आपको 3 कलाकारों का नाम दे दिया जाएगा और मैं से ये पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा कलाकार शांति निकेतन की त्रिमूर्ति में शामिल नहीं है। तो ये चीज़ याद रखना कि कौन कौन है शांति निकेतन की त्रिमूर्ति में सम्मिलित, तो नंदलाल बोस हैं,
विनोद बिहारी मुखर्जी हैं और रामकिंकर बेस। ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि नंदलाल बोस किस वर्ष लेडी हरिगम की अध्यक्षता में अजंता गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई थी, तो कब बनाई थी? 1909 से 1910 के बीच में। तो ये चीज़ याद रखना कि जो नंदलाल बोस थे वह अजंता की गुफाओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उन्होंने अजंता की जो गुफाएं हैं उनकी प्रतिलिपियां बनाई थी। और कब बनाई थी? सन 1909 से 1910 के बीच में। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो भारतीय संविधान है उसकी जो पांडुलिपि यानी कि फर्स्ट जो पेज है उस पर जो पांडुलिपि चित्र बनाए हैं वे किसके द्वारा बनाए गए हैं? तो वह नंदलाल बोस के द्वारा बनाए गए और किसके साथ? उनके शिष्य थे मनोहर, तो उनके साथ मिलकर इसका चित्रण किया गया था। तो ये चीज़ याद रखना। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए वो बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव है, इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी को नोट डाउन कर लेना, अच्छे से रट लेना, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो नंदलाल बोस थे उनका जो संबंध है वह किस संस्था से जाना जाता है, तो कला भवन वह शांति निकेतन से माना जाता है। तो चीज़ याद रखना, इनका जो संबंध है वो कला भवन शांति निकेतन से है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि किस कलाकार को मास्टर मोयसे या शिल्पाचार्य के नाम से जाना जाता है, तो नंदलाल बोस को दो नामों से जाना जाता है। ये आपको बहुत बार सुना होगा और क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम्स में। और शिल्पाचार्य इसके नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो चीज़ याद रखना कि शिल्पाचार्य और मास्टर मोयसे के नाम से जो जाना जाता है वो नंदलाल बोस को ही जाना जाता है। ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि नव बंगाल स्कूल का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो नव बंगाल का जो प्रवर्तक माना जाता है वो नंदलाल बोस का माना जाता है। अगर बंगाल स्कूल का जन्मदाता माना जाता है तो वो अवनींद्र नाथ टैगोर को माना जाता है। अगर नव लग जाता है तो वह नंदलाल बोस को जाना जाता है। अगर यहाँ से भी आप ये चीज़ याद रख सकते हो कि नए से नंद, तो नंद और नव, इसे आप याद रख सकते हो कि नंदलाल को नव बंगाल स्कूल का प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि पहला भारतीय चित्रकार कौन था जिस पर सर्वप्रथम रंगीन वृत्त चित्र यानी कि कलर डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी, यानी कि वह इंडिया का, भारत का कौन सा कलाकार था जिसके ऊपर रंगीन चित्र एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी, तो वो कौन थे? नंदलाल बोस। ये चीज़ भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये वाला फैक्ट बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि वह पहला भारतीय चित्रकार जिसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, तो वो पद्म विभूषण से जो सम्मानित किया गया था वो कौन थे? नंदलाल बोस थे। और कब किया गया था? सन 1954 में किया गया था। तो ये चीज़ भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि शांति निकेतन में कारू संघ एवं कला संस्था की जो स्थापना की थी वह किसके द्वारा की गई थी, तो शांति निकेतन में जो कार्य संघ की जो स्थापना की गई थी वह नंदलाल बोस के द्वारा की गई थी। तो चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि चित्रकार नंदलाल बोस को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, तो पद्म भूषण से जो सम्मानित किया गया था तो वो 1961 में किया गया था। और पद्म विभूषण से जो सम्मानित किया गया था वो सन 1956 में 54 में किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि नंदलाल बोस को किस कला आंदोलन से सर्वाधिक कलाकार माना जाता है, तो वो कौन थे? आधुनिक कला आंदोलन। ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि नंदलाल बोस ने किन गुफाओं के भित्ति चित्रों से काफ़ी प्रभावित थे, तो कौन कौन सी गुफाएं थी? अजंता व बाकी गुफाएं। ये वाला भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि वह भारतीय चित्रकार जिसने भारतीय संविधान की पांडुलिपियों को चित्रित किया था, तो वे कौन से कलाकार थे? नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि वह भारतीय चित्रकार जिसने भारतीय संविधान की पांडुलिपियों को चित्रित किया था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वह कौन सा कलाकार था जिसने भारतीय संविधान की जो पांडुलिपि थी वो चित्रित की गई थी, तो वो नंदलाल बोस थे। उनके जो शिष्य रहे थे उनके साथ मिलकर राम मनोहर जो थे उनके साथ मिलकर इस संविधान की पांडुलिपियों को चित्रित किया था। तो ये चीज़ भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो नंदलाल बोस ने किसके संदिग्ध में रहकर चित्रकला की शिक्षा ली थी, यानी कि इनके जो प्रारंभिक गुरु थे वो कौन थे, तो वो अवनींद्र नाथ टैगोर थे जो कि बंगाल शैली से संबंधित थे। नेक्स्ट हमारा कि और एक और बात है कि जो अवनींद्र नाथ टैगोर के प्रिय शिष्य थे, ये पूछा जा सकता है कि कौन से जो कलाकार थे जो अवनींद्र नाथ टैगोर के प्रमुख शिष्यों में से एक थे, तो वो कौन थे? नंदलाल बोस थे। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो नंदलाल बोस के जो पुत्र थे
विश्व स्वरूप वह किस रूप से प्रसिद्ध थे? तो वो क्या किस लिए प्रसिद्ध थे? वो छापाकार थे, प्रमुख थे और छापा कला के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो छापाकार के प्रमुख कलाकार हैं विश्वरूप स्वरूप जो बोस हैं, वो जो हैं वो किस प्रमुख भारतीय कलाकार के पुत्र हैं? तो वो किसके हैं? नंदलाल बोस के। तो चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो छापाकार विश्वरूप बोस हैं उन्होंने कहाँ से रंगीन काष्ठ मुद्रण तकनीक का प्रशिक्षण प्राप्त किया था, यानी कि जो उन्होंने शिक्षा जो ली थी वह कहाँ से ली थी? तो वो जापान से ली थी। ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ जो गीतांजलि है उसके लिए जो चित्र बनाए थे वह किस कलाकार के द्वारा बनाए गए थे? तो वह नंदलाल बोस के द्वारा बनाए गए थे। तो ये चीज़ भी याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो गीता अंजलि नामक जो संस्था है इसकी जो स्थापना थी वह किसके द्वारा की गई थी? तो वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? सन 1917 से 1922 के मध्य में। तो ये चीज़ याद रखना। और यहीं पर आकर जो नंदलाल बोस थे आकर उनके साथ रहने लगे थे और इनके साथ चित्रण भी बनाए थे, जिनमें से जो प्रमुख चित्र माने जाते हैं गीतांजलि के वो है हमारे संथाल स्त्री और पुरुष और कन्याओं का चित्र। यानी कि ये चित्र जब बनाए थे, जब जो नंदलाल बोस थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर के पास साथ गीतांजलि संस्था में रहने लगे थे और उनके ही साथ उन्होंने विदेशों की यात्रा की थी, जिसमें से वह गांव में भी गए थे और गांव का दौरा करने के बीच में उन्होंने 2 चित्र बनाए थे, जो एक जिनमें से एक प्रमुख रहा था संथाल स्त्रियां और पुरुष और कन्याओं। तो ये चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि लखनऊ, फैजपुर और हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के लिए जो पंडाल था वह किस कलाकार के द्वारा चित्रित किया गया था? तो वो कौन से कलाकार थे? तो वो नंदलाल बोस थे। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो नंदलाल बोस ने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी? तो उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उनमें से रूपावली थी, शिल्प कला थी और शिल्प चर्चा। ये जो 3 पुस्तकें थी वह नंदलाल बोस के द्वारा लिखी गई थी। तो चीज़ भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो नंदलाल बोस ने 1921 में किसके साथ मिलकर बाघ की जो प्रतिलिपियां बनाई थी? तो वो कौन से कलाकार थे? तो उन्होंने असित कुमार हल्दर और सुरेंद्र नाथ के साथ मिलकर बाघ की गुफाओं की जो प्रतिलिपियां बनाई थी सन 1921 में बनाई थी। तो चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि नंदलाल बोस ने अजंता से प्रभावित होकर उसका कौन सा चित्र वॉश टेम्परा तकनीक से कागज पर चित्रित किया था? तो वो जो पद्म पाणि थी उसका चित्र बनाया था, जो गुफा संख्या 1 में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो नंदलाल बोस का प्रसिद्ध चित्र जो अहिंसा का प्रतीक है तो वह कौन सा चित्र है? तो वो डांडी की यात्रा है, जो लीनो कट में बनाया गया। तो चीज़ याद रखना, ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो नंदलाल बोस ने अपने चित्रों को पहली बार कब प्रदर्शित किया था? तो उन्होंने जो प्रदर्शनी लगाई थी सन 1911 में लगाई थी। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो नंदलाल बोस ने फैजपुर व हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल में चित्र जो बनाए थे वे कब बनाए थे? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सन 1937 में बनाए थे, 1937 और 38 के मध्य बनाए थे। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो नंदलाल बोस थे उन्होंने राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के फेलो कब बने थे? तो वो सन 1956 में बने थे। ये चीज़ भी याद रखना। इनसे संबंधित जितनी उपलब्धियां हैं उनके बारे में याद रखना, और जितने भी चित्र बनाए गए थे और कब कब बनाए गए थे, प्रसिद्ध क्या माध्यम रहा था, तो चीज़ सब याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो लखनऊ, फैजपुर, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के लिए जो पांडालों का चित्र बनाए थे, पांडालों के जो चित्र बनाए थे उसमें जो चित्रों का प्रयोग किया था, यानी कि विषय जो रहा था वो क्या रहा था? तो वो ग्रामीण जनजीवन रहा था। और ये चित्र जो बनाए थे सन 1937-38 के मध्य बनाए गए थे। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो नंदलाल बोस ने सन 1905 से 1910 की अवधि में चित्रकला डिप्लोमा जो लिया था वह कहाँ से लिया था? तो उन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर के संदिग्ध में रहकर कोलकाता और आर्ट कॉलेज से लिया था। तो चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आप सभी को पता है कि यह अवनींद्रनाथ के जो प्रमुख जो शिष्य रहे थे उनमें से एक थी। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो शिल्प कथा, शिल्प चर्चा, रूपावली जो प्रमुख पुस्तकें हैं वे किसके द्वारा लिखी गई हैं? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया तो वो नंदलाल बोस के द्वारा
लिखी गई हैं। सिर्फ इतना अंतर है कि ये क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग तरीके से पूछ लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जो ये तीनों पुस्तकें हैं जो कि JRF में पूछी जाती हैं UGC नेट वाले में, तो उसमें तीनों पुस्तक दे दी जाती हैं और चौथी जो पुस्तक होती है वो किसी और की दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक है जो नंदलाल बोस के द्वारा लिखित नहीं है। तो ये चीज़ याद रखना कि अगर आपको सारी पुस्तकों के बारे में पता होगा तो आप इजीली टिक कर पाओगे। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि 1950 में किस विश्वविद्यालय ने नंदलाल बोस को D.Litt की मानता की जो उपाधि थी वो दी थी, तो वो कौन से स्कूल से दी गई थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय थे। तो ये चीज़ भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चन बता रही हूँ वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को नोट डाउन कर लेना, अच्छे से रट लेना ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन वह छूट ना पाए। साथ के साथ मैं अन्य उपलब्धियां भी बता देती हूँ नंदलाल बोस से संबंधित थी। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो 1950 में नंदलाल बोस ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की उपलब्धि मिली थी, यानी कि D.Litt की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगर फ्रेंड्स हम नंदलाल बोस की उपलब्धियों के बारे में सीरीज वाइज समझें तो वो इजीली समझ पाएंगे। तो हमें सन 1952 में नंदलाल बोस को देश को उत्तम यानी कि विश्व भारती से सम्मानित किया गया था। और सन 1950 में, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि 1950 में नंदलाल बोस को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का सम्मान मिला था। और सन 1954 में, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि सन 1954 में नंदलाल बोस को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है, अगर 1956 की बात करें कि नंदलाल बोस को 1956 में ललित कला अकादमी दिल्ली के सदस्य बनाए गए थे, तो चीज़ भी याद रखना था। नेक्स्ट है कि अगर हम 1958 की बात करें तो नंदलाल बोस को जयंत यानी कि रजत जयंत पदक राज्य ललित कला अकादमी की कलकत्ता के फेलो बनाया गया था। तो चीज़ याद रखना, मैंने आपको सीरीज वाइज बता दिया है, आप नोट डाउन कर लेना क्योंकि इनसे संबंधित उपलब्धियाँ जो भी थी उनके बारे में पूछा जाता है। मैं एक बार आपको और रिवाइज करा देती हूँ। नंदलाल बोस की जो पहली उपलब्धि रही थी वो 1950 में रही थी, जो कि D.Litt की उपाधि बनारस विश्वविद्यालय से मिली थी। और सन 1952 में मिली थी वह विश्व भारती से मिली थी। और 1954 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। सन 1956 की बात करें तो इन्हें ललित कला अकादमी दिल्ली के सदस्य बने थे। और 1957 की बात करें तो इन्हें सन 1957 में कलकत्ता से D.Litt की उपलब्धि प्राप्त हुई थी। अगर 1958 की बात करें तो ये इनको राज्य ललित कला अकादमी में उपलब्ध कराया गया था, यानी कि सदस्य बने थे। तो चीज़ याद रखना, यहाँ पर मैंने सभी जो इनकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में बता दिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो नंदलाल बोस थे उनकी 2 पुत्रियाँ थीं जिन्होंने चित्रकारी में ख्याति अर्जित की थी, तो वो जो 2 पुत्रियाँ थीं वो कौन कौन थी? गौरी भांज व जमुना सेन थी। तो चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अगर किसी भी कलाकार का बच्चा हो या फिर भाई हो उससे संबंधित वह कला के क्षेत्र में उपलब्धियां प्राप्त करता है तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो नंदलाल बोस थे उन्होंने कला भवन में किस वर्ष कला शिक्षक पद पर नियुक्त हुए थे, तो सन 1919 में हुए थे। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि कला भवन संकाय विश्व भारती विश्वविद्यालय का जो प्रथम अध्यक्ष थे वह किस कलाकार को नियुक्त किया गया था, तो वह कौन से थे? नंदलाल बोस। ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो नंदलाल बोस थे वह किस वर्ष कला भवन संकाय विश्व भारती विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त हुए थे, तो वो कब हुए थे? सन 1922 में। ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कोलकाता विश्वविद्यालय में नंदलाल बोस को कब D.Litt की उपाधि से सम्मानित किया गया था, जैसे कि मैं आपको पहले बता गई हूँ कि 1957 में सम्मानित किया गया था। अगर आपको मेरे पढ़ाया हुआ बिल्कुल भी पसंद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है और अपनी उन सभी फ्रेंडों को भी शेयर करें जो भी TGT PGT एंड DSSB की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि ड्राइंग से रिलेटिव किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करती हैं, तो उनको भी शेयर करें ताकि उनको भी थोड़ा प्रॉफिट हो पाए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि नंदलाल बोस के पिता जो थे पूर्णचंद बोस वह क्या थे, वह एक दरभंगा रियासत के मैनेजर थे। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि नंदलाल बोस का जो प्रसिद्ध चित्र पार्थसारथी है वह किस माध्यम में बना है, तो वो वॉश तकनीक में जल रंग से बना है। और वह वर्तमान समय में कहाँ पर है, तो वह वर्तमान समय में
भारतीय संग्रहालय कोलकाता में संग्रहित है। तो चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यानी कि इंपॉर्टेंट चित्र बनाए गए हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता की जो छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले प्रथम जो छात्र रहे थे वे कौन थे, तो वो नंदलाल बोस रहे थे। ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो नंदलाल बोस थे उनके चित्रण का प्रमुख जो तकनीक व माध्यम रहा था वो क्या रहा था, तो वो क्या रहा था, वॉश और टेम्परा। जैसे कि आप सभी को पता है कि बंगाल शैली से यानी कि बंगाल शैली से जुड़े हुए थे, तो बंगाल शैली की जो प्रमुख विशेषता रही थी वो वॉश तकनीक रही थी। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि कौन सा भारतीय कलाकार अजंता कला शैली से सर्वाधिक प्रभावित था, तो वे कौन से कलाकार थे, नंदलाल बोस। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि पहली भारतीय महिला कला चित्तेरी जिन्होंने शांति निकेतन में बाटिक कला का विकास किया था, तो वे कौन थी, गौरीबहन, जो कि नंदलाल बोस की पुत्री थी। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि बंगाल शैली के किस कलाकार ने एंजेलो राफेल की अनुकृतियाँ तैयार की थी, तो वे कौन थे, नंदलाल बोस थे, जो कि बंगाल शैली के नव बंगाली कलाकार कहे जाते हैं। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि सन 1939 में किस चित्रकार ने बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में सुंदर चित्र बनाए थे, तो वह कौन से कलाकार थे, नंदलाल बोस थे। सन की बात करें तो सन 1939 में बनाए थे, और किस स्थान पर बनाए थे, बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में। ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन ने नंदलाल बोस को कब दशकोत्तर उपाधि से सम्मानित किया था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो कब किया था, सन 1952 में किया था। ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो नंदलाल बोस के प्रमुख शिष्य रहे थे वे कौन कौन से, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि निम्न में से कौन सा कलाकार किसका शिष्य था या कि उनके कला गुरु कौन थे। तो ये चीज़ भी याद रखना कि इनके जो शिष्य रहे थे वो कौन कौन थे, तो वे थे विनोद बिहारी मुखर्जी, राम किंकर बेस, के जी सुब्रमण्यम, सत्यजीत रे, अमृतलाल बेगड़, दिनकर कौशिक। ये जो सभी थे वे नंदलाल बोस के प्रमुख शिष्य थे। अगर इनके गुरु की बात करें तो अवनींद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि सत्यजीत रे की किस फिल्म में प्रसिद्ध है, तो वह फिल्म निर्देशन के लिए, यानी कि इनके जो शिष्य रहे थे सत्यजीत रे, वे प्रमुख रूप से किस कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं, तो वह एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक हैं। ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि नंदलाल बोस को अपने किस चित्र पर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता की प्रथम प्रदर्शनी में 500 रुपये का पुरस्कार मिला था, तो वो कौन सा था, सती चित्र था। ये चीज़ भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सती नामक जो चित्र था इन्होंने सन 1907 में बनाया था। ये चीज़ भी याद रखना, क्योंकि सन के बारे में पूछ लिया जाता है कभी कभी। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता की जो प्रथम प्रदर्शनी थी वह कब हुई थी, सन 1908 में हुई थी। ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो नंदलाल बोस की प्रसिद्ध पुस्तक शिल्प कथा, जैसे कि आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, कब प्रकाशित हुई थी, सन 1944 में हुई थी। अगर आप सभी को मेरा नॉन स्टॉप पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट प्यारे प्यारे किया करो, ताकि आप मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर पाऊँ आपके लिए। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसा लगता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि किस भारतीय कलाकार ने कहा था कि हमें प्राणों की पूजा है, यानी कि हम प्राणों की पुजारी हैं, तो वो कौन से कलाकार थे, नंदलाल बोस थे। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो नंदलाल बोस थे वह अपनी प्रसिद्धि इटालियन भित्ति चित्र जो बनाया था चूल्हे की सवारी कब चित्रित किया था, तो कब किया था, सन 1928 में। इसके बारे में दो फैक्ट्स निकलते हैं कि जो चूल्हे की जो सवारी है वह कैसा चित्र है, तो वह एक इटालियन भित्ति चित्र है। और कब बनाया गया था, तो सन 1928 में बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, नंदलाल बोस के द्वारा। तो ये चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि शांति निकेतन की प्रसिद्ध कला चित्तेरी जो गौरी भांज है वह किस प्रसिद्ध चित्रकार की पुत्री हैं, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ वह किसकी बेटी हैं, तो वो नंदलाल बोस की पुत्री हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो नंदलाल बोस ने अपनी प्रसिद्ध जो चित्र है डांडी मार्च जो कि 1930 में बनाया था वह किस तकनीक से बनाया था, तो वह लिनो कट है, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो नंदलाल बोस का जो प्रसिद्ध चित्र शिव व सती है वह किस तकनीक व माध्यम में बनाया गया है, तो किस तकनीक में बनाया गया है,
तो वह वॉश टेम्परा में बनाया गया है। तो ये चीज़ याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर फ्रेंड्स हम सती की बात करें तो जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो सती चित्र बना था वो सन 1907 में बना था। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि नंदलाल बोस की जो मृत्यु हुई थी वह कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु जो हुई थी वह 1966 में कोलकाता में हुई थी। यानी कि कहाँ पर हुई थी, पश्चिम बंगाल में हुई थी। तो चीज़ याद रखना, जितने मैंने यहाँ पर क्वेश्चन कोलकाता कहाँ पर हुई थी, तो वह बिहार में हुई थी। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम नंदलाल बोस के चित्रों की बात करें तो इनकी जो श्रृंखलाएं रही थी वो कौन कौन सी रही थी। इनकी जो फेमस श्रृंखलाएं जो रही थी वह थी फैजपुर पोस्ट श्रृंखला, जैसे कि आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, जो बनाई गई थी टेम्परा विधि से बनाई गई थी सन 1937 में। और एक थी हरिपुरा पोस्टर श्रृंखला, यह भी टेम्परा तकनीक में बनाई गई थी। और कब बनाई गई थी, 1938। यानी कि ये जो दोनों श्रृंखलाएं बनाई गई थी तो 1937-38 के बीच में बनाई गई थी। नेक्स्ट है इनके चित्रों की बात करें तो इनके जो प्रमुख चित्र रहे थे वो राधा का विग्रह, जो कि कागज़ पर टेम्परा विधि से बनाया गया है। नेक्स्ट है हैंड ऑफ शिवा, जो कि कागज़ पर वॉश एवं टेम्परा विधि से है, जो कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है कि मदर फील्डिंग हर चाइल्ड, जो चित्र बनाया गया है वो कागज़ पर टेम्परा विधि से बनाया गया है और यह भी चित्र जो है राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में ही सुरक्षित है। नेक्स्ट है इनका चित्र जो फेमस रहा था भारतीय कृषक, जो कि कागज़ पर वॉश एवं टेम्परा विधि से बनाया गया है, जो कि 1938 में बनाया गया। और इसकी बात करें तो ये भी वर्तमान समय में राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में ही स्थित है। नेक्स्ट है शिव और सती, जैसे कि मैं आपको बहुत बार जिक्र कर चुकी हूँ इसकी इन चित्रों के बारे में। तो ये जो चित्र बनाए थे कागज़ पर वॉश एवं टेम्परा विधि से बनाए गए थे। सती जो था एक लिनो कट है और कब बनाए गए थे, सन 1947 में बनाए गए थे। और वर्तमान समय में कहाँ पर है, तो वह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि उमा की तपस्या जो चित्र है वह किस माध्यम बनाया था, तो इन्होंने ये जल रंग से बनाया था, वॉश तकनीक से। ये चीज़ भी याद रखना। पद्म पाणि नामक जो चित्र बनाया था वह भी नंदलाल बोस के द्वारा ही बनाया गया था। कब बनाया गया था, तो ये अजंता की जो गुफाएं हैं उनकी जो प्रथम गुफा में मिलता है पद्म पाणि चित्र, उससे प्रभावित होकर बनाया था। और किस माध्यम बनाया था, तो कागज़ पर वॉश एवं टेम्परा विधि से बनाया था। और एक बुल नामक जो चित्र है वह भी इन्होंने कागज़ पर टेम्परा विधि से बनाया था। और कब बनाया था, 1937 में बनाया था। और वह भी वर्तमान समय में राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में, यानी कि कहने का मतलब ये है कि इनके ज़्यादातर जो चित्र मिलते हैं वह राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में ही मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा कि कृष्ण और अर्जुन, जो कि कागज़ पर रंगीन लिथोग्राफी से बनाया है और यह भी वर्तमान समय में राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में ही संग्रहित है। नेक्स्ट हमारा मदर फील्डिंग हर चाइल्ड, तो ये वाला भी चित्र कागज़ पर ही बनाया गया है, जो कि टेम्परा विधि से बनाया गया है। और वर्तमान समय में ये राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है और यह 1937 में बनाया गया था। यहाँ पे मैंने जितने भी चित्र बनाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन सभी को अच्छे से रट लेना, 2-3 बार नोट डाउन कर लेना, एक बार याद करके बिना देखे लिख कर, ताकि आपके जितने भी ये चित्र हैं वो सभी अच्छे से याद हो जाएं और इनसे जो जितना भी क्वेश्चन पूछे जाएँ वो आपके एग्जाम्स में, आपका कोई भी एग्जाम्स मिस ना हो पाए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि नंदलाल बोस के द्वारा बहुत सारे ऐसे चित्र बनाए गए थे जो कि बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं, जिनमें से भीष्म की सरवैया, बाउल, वीणावादनी, सुजाता, बिरनी उमा, पूजा, नटीरी नृत्य, माँ और शिशु, पांडवों का हिमालय आयरन, धुआं और कोणार्क, रिटर्न ऑफ द श्रद्धा, अंधा बाउल, ये सभी जो चित्र हैं वह नंदलाल बोस के द्वारा बनाए गए हैं, जिनमें से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और इनके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप इन सभी को अच्छे से रट लेना। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अगर आपका जब तक आपको अच्छे से याद ना हो जाए तब तक आप सिर्फ रिवाइज करते रहें, क्योंकि जो स्टूडेंट लाइफ होती है जब तक रिवाइज नहीं करोगे तो तब तक आपकी जो मेमोरी में वो रिकॉल नहीं होंगे। अगर रिकॉल होते रहेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो यही एक अच्छा आइडिया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनका रिवाइज करें ताकि आपको जब तक क्वेश्चन याद ना हो जाए। नेक्स्ट है अगर इनकी छापा चित्र की बात करें तो वे कौन कौन से चित्र रहे थे छापा चित्र में, तो डांडी मार्च रही थी जो कि लिनो कट में है और सन 1930 में बनाया गया था। अगर उसकी संग्रहालय की बात करें तो यह भी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है इन्होंने अब्दुल गफ़ार खां का एक व्यक्ति चित्र बनाया था जो कि लिनो कट प्रिंट में बनाया था और कब बनाया था, 1930 में। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। डांडी मार्च से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया है। कभी तो इसका संग्रहालय पूछ लिया गया था, कभी सन पूछ लिया गया था और कभी चित्र के माध्यम के द्वारा पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि नेक्स्ट जो था हिरन, यह भी एक लिनो कट प्रिंट है जो कि 1930 में ही बनाया गया था।
तो इनके जो प्रमुख छापा चित्र रहे थे तो ये सभी रहे थे। नेक्स्ट है, अगर इनके भित्ति चित्र की बात करें तो इनका जो भित्ति चित्र रहा था वह दूल्हे की सवारी, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, वह एक इटालियन भित्ति लेप है। नेक्स्ट था चैतन्य का जन्म, यह एक जयपुरी आराशनीय तकनीक में बनाया गया है। गंगा अवतरण भित्ति चित्र जो कि कीर्ति मंदिर बड़ौदा में बनाया गया है, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आज का जो वीडियो है हमारा यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।